गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम कंप्यूटर की एक नई क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी और सीपीयू। आज की क्लास में हम मेमोरी डिवाइसेस के बारे में और सीपीयू के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, इन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कौन होती है, यानी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैम, रोम, कैश मेमोरी या नन। तो इनमें से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। तो हम जानते हैं कि रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो एक अस्थायी मेमोरी होती है। रोम, जो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रोम जो होती है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रोम। अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, रैम। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर प्रोग्राम को अस्थायी रूप से कहाँ सेव किया जाता है, यानी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को हमें अस्थायी रूप से सेव करना है। किस रूप में सेव करना है, अस्थायी रूप से सेव करना है, ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को अस्थायी रूप से कहाँ सेव किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर को प्रोग्राम को अस्थायी रूप से सेव किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, जब कोई प्रोग्राम रन होता है तब वह कहाँ अपलोड होता है या कहाँ लोड होता है, यानी जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो रैम के ऊपर लोड होता है। कहाँ पर लोड होता है, रैम के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो वो कहाँ लोड होता है, ऑप्शन नंबर सी, रैम पर। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की, यानी स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है। देखो, स्टोरेज डिवाइस वह हार्डवेयर उपकरण होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा, सूचना और प्रोग्राम को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज, यानी प्राथमिक संग्रहण युक्ति और द्वितीयक संग्रहण युक्ति। तो हम बात करते हैं पहले प्राइमरी स्टोरेज की। पहली है प्राइमरी स्टोरेज यानी प्राथमिक संग्रहण। क्या होता है प्राइमरी स्टोरेज, जानते हैं इसके बारे में। प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो सीपीयू से सीधे संपर्क में रहती है और कार्य करते समय डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है या स्टोर करती है। यानी प्राइमरी स्टोरेज सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है और कार्य करते समय डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। यानी प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल क्या होती है, अस्थायी। वोलेटाइल का अर्थ होता है अस्थायी या अस्थिर, यानी वोलेटाइल होती है, यानी जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है यानी अस्थायी होती है। बिजली बंद, अस्थायी क्या होता है, बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है। तो प्राइमरी स्टोरेज क्या था, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है और डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, यानी वोलेटाइल होती है, यानी बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है। तो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर कौन कौन सी डिवाइस आती है उनके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर एक तो आती है रैम, एक आती है रोम और एक हम लेते हैं कैश मेमोरी को। तो अब पहले बात करते हैं रैम की। किसकी बात करेंगे, रैम की। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म याद रखना क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। रैम क्या है, एक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। तो रैम कैसी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का अर्थ है अस्थायी, वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करती है। रैम क्या करती है, ये वर्तमान में हम जिस डेटा या प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं उसको स्टोर करती है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा मिट जाता है।
यानी देखो, रैम क्या है, एक मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, वोलेटाइल है। इसमें वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं। रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर बंद होते ही इसका डेटा मिट जाता है। आगे रैम के बारे में बात करते हैं। रैम तेज़ गति रोम और हार्ड डिस्क के भी कई गुना तेज़ होती है। रैम की क्या होती है, गति तेज़ होती है। यह रोम और हार्ड डिस्क से कई गुना तेज़ होती है। रैम की गति रोम और हार्ड डिस्क से कई गुना तेज़ होती है। सीपीयू से सीधा संपर्क होता है। सीपीयू से सीधा संपर्क होता है। सीपीयू से सीधा संपर्क प्रोसेसर रैम से ही डेटा प्रोसेस करता है। यानी इसका सीपीयू से सीधा संपर्क होता है, तो जो प्रोसेसर होता है वो रैम से ही डेटा प्रोसेस करता है। जब आप कोई प्रोग्राम जैसे वर्ड या क्रोम खोलते हैं तो वह रैम में लोड होता है। अभी क्वेश्चन भी किया था हमने ये। सीपीयू प्रोसेसर रैम से डाटा को तेज़ी से एक्सेस करता है और काम करता है। यानी सीपीयू डाटा किससे लेता है, रैम से लेता है। यानी सीपीयू के नज़दीक स्थित होती है और रोम और हार्ड डिस्क से कई गुना तेज़ होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है। अब बात करते हैं रैम के प्रकार की। पहला प्रकार है एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक रैम। क्या होती है एस रैम, स्टैटिक रैम एक रैम का प्रकार है जो तेज़ और महंगी होती है। स्टैटिक रैम तेज़ और महंगी होती है, कैश मेमोरी के रूप में उपयोग होती है। स्टैटिक रैम कैश मेमोरी के रूप में उपयोग होती है, बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण देख सकते हैं हम इसका। सीपीयू के अंदर की जो कैश मेमोरी होती है वो ही स्टैटिक रैम होती है। ये तेज़ और महंगी होती है, कैश मेमोरी के रूप में उपयोग होती है, बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती। रैम का दूसरा प्रकार है डी रैम। इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम। डी रैम या डायनेमिक रैम सामान्यतः कंप्यूटर की मुख्य रैम होती है। डायनेमिक रैम सामान्यतः कंप्यूटर की मुख्य रैम होती है, सस्ती होती है और धीमी होती है, बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। डायनेमिक रैम के प्रकार हैं एच डी रैम। एच डी रैम की फुल फॉर्म होती है साइक्रोनोमस रैम डी रैम। एच डी रैम की फुल फॉर्म होती है साइक्रोनस डी रैम। और एक होती है डी डी आर एच डी रैम, यानी डबल डाटा रेट एच डी रैम। डी डी आर डबल डाटा रेट एच डी रैम। इसके कई प्रकार हैं जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, ये नवीनतम है। यानी हमने रैम पढ़ा। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, अस्थायी होती है, वोलेटाइल होती है और रोम और हार्ड डिस्क से कई गुना तेज़ होती है। सीपीयू से सीधा संपर्क होता है, सीपीयू डाटा इसी से एक्सेस करता है। रैम के दो प्रकार पढ़े, एक तो एस रैम यानी स्टैटिक रैम, तेज़ और महंगी होती है, कैश मेमोरी के रूप में उपयोग होती है, बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती। एक हमने पढ़ा डायनेमिक रैम, कंप्यूटर की मुख्य रैम होती है, सस्ती और धीमी होती है, बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। इसके दो प्रकार पढ़े, एक तो एच डी रैम यानी साइक्रोनोमस डी रैम, एक डी डी आर एच डी रैम डबल डाटा रेट एच डी आर एम। आगे चलते हैं। अब प्राइमरी स्टोरेज का पहला हम पढ़ चुके हैं रैम, अब दूसरा आता है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी नॉन वोलेटाइल होती है। अस्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर स्टार्टअप से जुड़े निर्देश स्टोर रहते हैं, जैसे बायोस। यानी बायोस क्या होता है, हमने पढ़ा था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर को चलाता है। यानी जो कंप्यूटर को चलाने वाला सिस्टम होता है वो कहाँ स्टोर रहता है, वो रोम के अंदर स्टोर रहता है। इसमें संग्रहित डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, सामान्य उपयोगकर्ता उसे बदल नहीं सकता। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। रोम में फर्मवेयर होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यानी रोम एक अस्थायी मेमोरी है, वह मेमोरी जिसमें कंप्यूटर स्टार्टअप से जुड़े प्रोग्राम संग्रहित या स्टोर रहते हैं, जैसे बायोस सिस्टम। इस संग्रहित डाटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। इसे लाइट जाने के बाद भी इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। तो रोम के प्रकारों की बात करते हैं। पहला प्रकार पी रोम। पी रोम का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रोम, एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रोम, इसमें सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी होती है ईपी रोम। देखो पहली हुई थी PROM यानी प्रोग्रामेबल रोम, इसमें सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। दूसरी है ईपी रोम, यानी इससे होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एक ई आया इसमें एक्स्ट्रा, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
यानी यूवी, देखो यूवी लाइट से मिटाया जा सकता है, फिर लिखा जा सकता है। इरेजेबल का अर्थ क्या होता है? मिटाना। तो इसमें यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको मिटाया जा सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। यानी प्रोम को तो एक बार ही किया जा सकता था, जब ईपीरोम की बात करते हैं इसको यूवी लाइट से मिटाया जा सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। आगे बात करते हैं। तीसरा है ई ई पी रोम, डबल ई आ रहा है देखो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं एस रोम का वो प्रकार कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा को मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है, तो वह है ई ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एक लास्ट प्रकार है मास्क रोम, डेटा पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के समय डाला गया होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें है मास्क रोम, डेटा पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के समय डाला गया होता है। तो रोम के बारे में हमने बात की, अस्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें बायो सिस्टम स्टोर रहता है। इसके प्रकार पढ़े, प्रोग्रामेबल रोम, एक बार प्रोग्राम लिख सकते हैं। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यूवी लाइट से मिटाया जा सकता है, दोबारा लिख सकते हैं। ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं। तीसरा है कैश मेमोरी यानी कैचे मेमोरी या कैश मेमोरी। ये कैचे मेमोरी या कैश मेमोरी कंप्यूटर की एक छोटी सी लेकिन बहुत तेज़ मेमोरी होती है। इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर की एक छोटी लेकिन बहुत तेज़ मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच स्थित होती है। पूछा जाता है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी जो रैम होती है उसके बीच स्थित होती है। यानी कैश मेमोरी एक छोटी लेकिन तेज़ मेमोरी होती है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू को बार बार आवश्यक डेटा रैम से लेना पड़ता है। ये हमें पता है, सीपीयू को बार बार आवश्यक डेटा को रैम से लेने की बजाय तेज़ी से चलने के लिए खुद से उपलब्ध कराना होता है। तो कैश मेमोरी क्या होती है? सीपीयू को बार बार आवश्यक डेटा को रैम से लेने की बजाय तेज़ी से खुद से उपलब्ध कराना होता है। इसे अस्थायी मेमोरी माना जाता है। प्रोसेसर के सबसे पास होती है, ये सीपीयू के सबसे पास होती है। प्रश्न पूछ सकता है सीपीयू के सबसे पास कौन सी मेमोरी होती है, तो ये होती है कैश मेमोरी। तो जब सीपीयू के सबसे पास है तो सबसे तेज़ मेमोरी भी कौन सी हो गई? कैश मेमोरी। ये सबसे तेज़ होती है लेकिन आकार में बहुत छोटी होती है। कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है लेकिन आकार में क्या है? बहुत छोटी है। यानी कैश मेमोरी उस डाटा को स्टोर करती है जिसकी बार बार ज़रूरत होती है। यानी सीपीयू को जिस डाटा की बार बार ज़रूरत होती है उसको कैश मेमोरी अपने पास सेव कर लेती है। तो सीपीयू को डाटा रैम से नहीं लेना पड़ता, वो कैश मेमोरी से ही ले लेता है, तो वह कार्य को और भी तेज़ गति से कर सकता है। यानी कैश मेमोरी उस डाटा को स्टोर करती है जिसकी बार बार ज़रूरत होती है ताकि सीपीयू बिना देरी के काम कर सके, यानी बार बार उपयोगी डेटा को स्टोर करती है। L1, L2, L3 ये कैश मेमोरी के स्तर होते हैं। L1, L2, L3 ये कैश मेमोरी के स्तर होते हैं, याद रखना। अब देखो, रैम में जो संचित सूचनाओं को हम माइक्रो सेकंड के 10वें हिस्से या उससे भी कम समय में पुनः एक्सेस कर सकते हैं। 10वें हिस्से या उससे भी कम समय में। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस की। हम प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो रैम पढ़ी, एक रोम पढ़ी और एक कैश मेमोरी पढ़ी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसका उपयोग डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को बचाकर रखती है। इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसका उपयोग डेटा को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को बचाकर रखती है, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण हम इसके अलग अलग तरीके से करते हैं। जो पहले में हम लेते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी चुंबकीय जिस पे लेपन होता है, यानी मैग्नेटिक जिस पे लेपन होता है वो स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, यानी जिसकी मैग्नेटिक डिस्क होती है। तो इसमें पहला लेते हैं हम हार्ड डिस्क, HDD। हार्ड डिस्क की HDD की फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा, फाइल, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी
हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा, फाइल, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में यही मुख्य स्थान होता है जहां डाटा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए। मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करता है। हम मैग्नेटिक स्टोरेज पढ़ रहे हैं, यानी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग करता है। संग्रहण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? संग्रहण क्षमता किसकी अधिक होती है? हार्ड डिस्क की। इसमें जीबी से लेकर टीबी तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, यानी सर्वाधिक स्टोर करने वाली डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क। इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। लेकिन इसकी गति है ना, वो एसएसडी से धीमी होती है। ये स्टोर तो सबसे अधिक करती है, लेकिन इसकी गति एसएसडी से धीमी होती है। पुनः प्रयोग योग्य बार बार लिखा और मिटाया जा सकता है। इसके अंदर प्लेटर, इसमें एक होता है प्लेटर, धातु की चक्रीय डिस्क जिन पर डाटा स्टोर होता है प्लेटर कहलाते हैं। यानी धातु की चक्रीय डिस्क जिन पर डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, वो प्लेटर कहलाते हैं। एक इसमें होता है रीड राइट हेड, यानी डाटा पढ़ने और लिखने का कार्य कौन करता है? रीड राइट हेड करता है। एक स्पिंडल होता है इसमें जो डिस्क को घुमाने का कार्य करता है। यानी इसमें तीन चीज़ें आई, एक तो धातु की चक्रीय डिस्क जिन पर डाटा स्टोर होता है वो क्या कहलाती है? प्लेटर। डाटा पढ़ने और लिखने का कार्य कौन करता है? रीड राइट हेड। और डिस्क को घुमाने का कार्य कौन करता है? स्पिंडल। हार्ड डिस्क को आप समझ चुके होंगे। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग हम डेटा, फाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए, वो स्टोर भी कैसा होगा? अस्थायी स्टोर होगा, यानी हम इसको लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। इसमें मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा संग्रहण यानी स्टोर करने की क्षमता किसकी होती है? हार्ड डिस्क की होती है। लेकिन इसकी जब गति की बात करते हैं वो एसएसडी से थोड़ी कम होती है। इसमें एक प्लेटर होता है, धातु की चक्रीय डिस्क जिन पर डाटा स्टोर होता है। रीड राइट हेड में डाटा लिखा और पढ़ा जाता है। स्पिंडल डिस्क को घुमाने का कार्य करता है। अब मैग्नेटिक डिस्क में दूसरी बात करते हैं हम, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये एक पुरानी तकनीक हो गई, अब प्रचलन में नहीं है। इसकी सबसे बहुत कम क्षमता होती है, यानी 1.44 MB तक ही स्टोर कर पाती है। फ्लॉपी डिस्क पुरानी तकनीक है, अब प्रचलन में नहीं है। इसकी बहुत कम क्षमता होती है, लेकिन पूछते हैं कितनी होती है? 1.44 MB तक होती है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय प्लेट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं तो इसमें चुंबकीय प्लेट का उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क की गति बहुत धीमी होती है। फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है? स्क्रीन का आकार होता है 3.5 इंच, और 5.25 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क पुराने कंप्यूटर सिस्टम में अधिक उपयोग की जाती थी। यानी इसके आकार को याद रखना। छोटा आकार तो क्या होता है? 3.5 इंच, और थोड़ा मिनी जो फ्लॉपी डिस्क होती है उनका आकार क्या होता है? 5.25 इंच। यानी जो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका आकार तो कितना है? 3.5 यानी 3.5 इंच, और जो मिनी फ्लॉपी डिस्क होती है उसका आकार है 5.25 इंच। फ्लॉपी डिस्क एक नाजुक माध्यम है जो गिरने या झटके लगने पर आसानी से ख़राब हो जाती है। फ्लॉपी डिस्क एक नाजुक माध्यम होती है जो कहीं गिर जाए या झटका लग जाए तो आसानी से ख़राब हो जाती है। याद रखने योग्य बात है कि फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB, और ये किस किस आकार की हो सकती है? माइक्रो तो होती है 3.5 इंच की, और मिनी होती है 5.25 इंच की। आगे चलते हैं। यानी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों क्या थी? ये थी मैग्नेटिक डिस्क। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है एक तो सीडी, डीवीडी। सीडी आता है, डीवीडी आता है और ब्लू रे डिस्क आता है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में हम पहला पढ़ते हैं सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, लगभग 700 MB डेटा स्टोर करती है। सीडी की स्टोर क्षमता कितनी है? 700 MB तक स्टोर कर सकती है। रीड ओनली या राइटेबल दोनों ही हो सकते हैं। सीडी को पढ़ने के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है, यानी सीडी को पढ़ने के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। यह लेज़र टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है जिसमें डेटा को लेज़र बीम की सहायता से पढ़ा और लिखा जाता है। यानी सीडी को पढ़ने के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। यह लेज़र टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसमें डेटा को लेज़र बीम की सहायता से पढ़ा और लिखा जाता है।
यह प्लास्टिक की एक डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग की होती है। यानी सीडी क्या होती है, इसमें एक प्लास्टिक की चक्री होती है जिस पे एल्यूमिनियम की कोटिंग की होती है। और सीडी का आविष्कार किसने किया था? सीडी का आविष्कार किया जेम्स रसेल ने। क्रिकेटर से याद रख सकते हो, सीडी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स रसेल ने किया था। अब सीडी के प्रकारों की बात कर लेते हैं। पहली होती है सीडी रोम। सीडी रोम का अर्थ क्या होता है? सीडी की तो फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम क्या करता है? इसमें डाटा रीड ओनली मेमोरी यानी रीड कर सकते हैं। इसमें डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। यानी सीडी रोम की क्या विशेषता है? इसमें डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। अब सीडी का दूसरा प्रकार इसमें दे रखा है हमने सीडी आर। सीडी आर ये थोड़ा लिखने में अलग हो गया। सीडी आर इधर लिखा देते हैं हम सीडी आर। सीडी आर का क्या अर्थ होता है? सीडी तो सीडी का तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और आर का क्या होता है? रिकॉर्डेबल। तो इसमें एक बार डाटा लिखा जा सकता है, फिर केवल पढ़ा जा सकता है। सीडी आर में भी क्या होता है? इसमें भी डाटा एक बार लिखा जा सकता है, फिर केवल पढ़ा जा सकता है। और तीसरा प्रकार है सीडी आर डब्ल्यू। ये प्रकार याद रखना, सीडी आर डब्ल्यू। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आर डब्ल्यू की? री राइटेबल। यानी री यानी दोबारा, राइटेबल यानी लिख सकते हैं। तो डाटा को कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है। वो कौन सा सीडी का प्रकार होता है? सीडी आर डब्ल्यू। देखो सीडी आर और सीडी रोम में तो एक बार ही लिखा जा सकता है और सिर्फ पढ़ा जा सकता है। यानी सीडी रोम में तो केवल पढ़ा जा सकता है, और सीडी आर में एक बार लिखा जा सकता है, फिर केवल पढ़ा जा सकता है। और सीडी आर डब्ल्यू है ना, री राइटेबल, उसमें डाटा को कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे सीडी के बारे में सारी बातें। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डीवीडी की। सेम सीडी की तरह ही होती है। फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीडी से इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, हमें पता है। कितनी होती है डीवीडी की सामान्य क्षमता? इसकी सामान्य क्षमता होती है 4.7 GB, और ये 17 GB तक हो सकती है। यानी डीवीडी की सामान्य क्षमता होती है 4.7 GB, और ये 17 GB तक हो सकती है। यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी डेटा को लेजर बीम के द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है, और इसमें भी होता है सेम वही प्रकार। डीवीडी आर डब्ल्यू डिस्क को कई बार लिखा और मिटाया जा सकता है। वीडियो और सॉफ्टवेयर स्टोर करने में उपयोगी होती है। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस का तीसरा प्रकार है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क को सोनी और अन्य कंपनियों ने मिलकर विकसित किया था। यानी ब्लू रे डिस्क को किसने बनाया था? सोनी और अन्य कंपनियों ने मिलकर बनाया था। यह डीवीडी और सीडी से कई गुना अधिक स्टोरेज प्रदान करती है। यानी डीवीडी और सीडी से भी ज़्यादा स्टोर कौन करती है? ब्लू रे डिस्क करती है। इसकी BRD यानी ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग होता है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग होता है। ब्लू रे का उपयोग विशेष रूप से HD, अल्ट्रा HD वीडियो स्टोर करने में होता है। यानी जो बहुत ज़्यादा MB के वीडियोज़ होते हैं उनको स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का उपयोग होता है। इसकी क्षमता की बात करें तो अगर सिंगल लेयर की ब्लू रे डिस्क है तो उसमें 25 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगर ड्यूअल लेयर यानी सिंगल लेयर है तो उसमें 25 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, और डबल लेयर है तो उसमें 50 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। सिंगल लेयर में 25 GB, डबल लेयर में 50 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक प्रकार और होता है इसका, यानी BDXL यानी ट्रिपल और या क्वाड लेयर। यानी डबल से भी जब ज़्यादा लेयर होती है उसमें हम इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है? इसमें 100 GB या 128 GB तक स्टोर कर सकते हैं। यानी इसमें सिंगल लेयर की तो क्षमता कितनी है? 25 GB, डबल की कितनी है? 50 GB, और BDXL यानी लास्ट इसकी क्षमता है 100 GB या 128 GB तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप CD, DVD और ब्लू रे डिस्क तीनों ही क्या है? ऑप्टिकल डिस्क हैं। इनके बारे में समझ चुके होंगे। मैग्नेटिक डिस्क कौन सी थी? एक तो हार्ड डिस्क पड़ी थी और एक फ्लॉपी डिस्क पड़ी थी। आगे बात करते हैं। तीसरी है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। इसमें देखो पहला SSD का नाम आया था ना, यह सॉलिड स्टेट ड्राइवर है। एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। ये SSD यानी जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होती है वो डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, न कि घूमने वाली डिस्क। यानी CD, DVD ये क्या होती है? एक चक्री होती है घूमने वाली, और ये जो होती है ये घूमने वाली डिस्क नहीं होती।
तो SSD एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, न कि घूमने वाली डिस्क जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव में होती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, यानी इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए यह तेज़ होती है, टिकाऊ भी होती है और ऊर्जा कुशल होती है। यानी सीडी वाली तकरीर तो ये ख़राब हो जाती है थोड़े दिनों बाद, लेकिन ये SSD कभी ख़राब नहीं होती, तेज़ होती है, टिकाऊ होती है, ऊर्जा कुशल होती है। SSD से कई गुना तेज़ होती है ये। लैपटॉप, डेस्कटॉप में तेज़ बूटिंग के लिए, गेमिंग में तेज़ी के लिए, भारी सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग या मोबाइल फ़ोन और टैबलेट में इसका यूज कहते हैं। SSD का यूज गेम खेलने में, तेज़ बूटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग आदि में SSD का यूज किया जाता है। ये हार्ड डिस्क से भी कई गुना तेज़ होती है। अब सॉलिड स्टेट डिवाइस में दूसरा नाम आता है पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव या USB फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव सब जानते हैं, ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। पेन ड्राइव क्या है? एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, USB पोर्ट से जुड़ती है। यानी पेन ड्राइव को किससे जोड़ते हैं? USB पोर्ट से जुड़ती है और ये 2 GB से लेकर 1 TB तक की क्षमता में आते हैं। पेन ड्राइव की क्षमता अलग अलग होती है। एक होते हैं मेमोरी कार्ड जो अपन पढ़ते हैं, SD कार्ड मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप आदि में उपयोग होती है। कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिवाइस होती है। तो हमने अब हमने प्राइमरी स्टोरेज पढ़ लिया, सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ लिया। प्राइमरी में हमने बात की थी रैम, रोम और कैश मेमोरी की। सेकेंडरी स्टोरेज में हमने बात की मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फिर हमने ऑप्टिकल में बात की CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। फिर सॉलिड स्टेट में हमने बात की SSD और पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड की। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की उपलब्ध स्पेस देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। यानी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की कितना स्पेस बाकी है, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग में ली जाती है। तो हार्ड डिस्क का स्पेस देखने के लिए Windows+E का उपयोग किया जाता है। कौन सी कुंजी है? Windows+E। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस प्लग एंड प्ले के रूप में जानी जाती है। देखो प्लग एंड प्ले यानी प्लग यानी जिसको अंदर डालें और प्ले कर सकते हैं, तो प्लग एंड प्ले के रूप में कौन सी डिवाइस जानी जाती है, तो ये होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम लगाते हैं USB ड्राइव में और प्ले कर लेते हैं। तो कौन सी डिवाइस प्लग एंड प्ले के रूप में जानी जाती है? पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लैश आधारित स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यानी फ्लैश आधारित स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? देखो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और SSD कार्ड, ये तीनों तो फ्लैश आधारित स्टोरेज डिवाइस हैं। जबकि हार्ड डिस्क क्या है? ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, DVD का पूर्ण रूप क्या है। तो DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। यानी ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, DVD की सामान्य स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। इसकी सामान्य स्टोरेज क्षमता होती है 4.7 GB और इसको हम 17 GB तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सामान्य स्टोरेज क्षमता DVD की कितनी होती है? 4.7 GB। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लू रे डिस्क की सामान्य स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। बात कर रहे हैं सिंगल लेयर की, तो हमने बात की सिंगल लेयर की होती है 25 GB तक होती है, डबल लेयर की 50 GB तक होती है और अधिकतम 128 GB तक होती है। तो इसमें सिंगल लेयर की पूछिए तो 25 GB, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, CD किस प्रकार की मेमोरी डिवाइस है। CD किस प्रकार की मेमोरी डिवाइस है? हमने पढ़ा है CD है वो एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। यानी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, कैश मेमोरी नहीं है, मैग्नेटिक तो है नहीं, तो ये कौन सी है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है CD। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी CD में बार बार डाटा लिखा जा सकता है। हमने बात की थी जो CD-RW होती है उसमें डाटा को बार बार लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो CD-RW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क की अधिकतम सामान्य संग्रहण क्षमता की क्या थी। यानी फ्लॉपी डिस्क हमने पढ़ा था जिसकी स्टोर क्षमता बहुत कम थी, कितनी थी? 1.44 MB। ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क की अधिकतम सामान्य क्षमता की क्या थी? 1.44 MB।
क्वेश्चन नंबर 13 है हार्ड डिस्क में कौन सा भाग पढ़ने और लिखने का कार्य करता है। हमने पढ़ा था हार्ड डिस्क में रीड और राइट हेड होता है जो डाटा को पढ़ने और लिखने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी होती है। सबसे तेज़ मेमोरी पूछी है रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश मेमोरी। हमें पता है ये कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे पास होती है, तो जो सबसे पास होती है वो सबसे तेज़ होती है। तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, इसमें सबसे तेज़ मेमोरी है कैश मेमोरी। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। और सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाली कौन सी होती है, हार्ड डिस्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी रोम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और दोबारा ये किया जा सकता है। यानी कौन सी रोम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाया और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर रहे हैं तो EEP रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है रोम का पूरा नाम हमें पता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रोम का प्रयोग किया जाता है बूटिंग प्रक्रिया के निर्देशों को स्टोर करने के लिए। रोम में बायोस सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम का प्रयोग किस लिए करता है, बूटिंग प्रक्रिया के निर्देशों को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। हमने पढ़ा था जो पेन ड्राइव होता है वो एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, यानी पेन ड्राइव यानी जिसको आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है, एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ होती है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ होती है। सबसे तेज़ तो कैश मेमोरी होती है, वो इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के ऑप्शन दिए गए हैं हार्ड डिस्क, SSD, CD और DVD। तो इनमें सबसे तेज़ कौन सी होती है, तो SSD। हमने पढ़ा था SSD हार्ड डिस्क से भी तेज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सी मेमोरी CPU के सबसे निकट होती है। हमने पढ़ चुके हैं कि कैश मेमोरी CPU के सबसे निकट होती है और सबसे तेज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर प्रोग्राम को अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 24 का क्वेश्चन है ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी हो सकती है। तो ब्लू रे डिस्क की हमने पढ़ ली, सिंगल लेयर में 25 GB, डबल में 50 GB। तो कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 25 GB से 50 GB। और 25 का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डिवाइस प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हमने पढ़ा था रैम, रजिस्टर और कैचे, ये तो प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है, जबकि हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन सी नहीं है, सी हार्ड डिस्क नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है। पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी मेमोरी की यूनिट कौन सी है। तो हम जानते हैं मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, यानी एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी, यानी एक बाइट में 8 बिट होते हैं। दोनों क्वेश्चन को याद रखना, सबसे छोटी मेमोरी की यूनिट कौन सी है, बिट है, लेकिन ये बहुत छोटी होने के कारण हम बाइट में नापते हैं। तो एक बाइट कितने बिट का मिलकर बनता है, एक बाइट 8 बिट का मिलकर बनता है। आगे चलते हैं थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बिट, देखो कंप्यूटर का सबसे छोटा डेटा यूनिट कौन सा होता है, बिट होता है। एक बिट यानी 0 या 1 बाइनरी डिजिट होता है, एक बिट यानी 0 या 1। बाइट क्या होता है, देखो बाइट एक कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे ए, यानी बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन ये बहुत छोटी होने के कारण हम कंप्यूटर में बाइट में मापते हैं या बाइट में नापते हैं। तो एक बिट में क्या होता है, 0 या 1 बाइनरी डिजिट होते हैं। अब देखो हम इनके बारे में बात करते हैं। बिट के बाद में किसका नंबर आता है, निब्बल का। बिट के बाद में नंबर आता है निब्बल। निब्बल क्या होती है, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, यानी 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं। और एक बाइट हमने अभी पढ़ा, एक बाइट कैसे का बनता है, जब 8 बिट मिल जाते हैं। इन तीनों को समझो। सबसे छोटी इकाई बिट,
4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक निब्बल बनाते हैं। और 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। यानी सबसे छोटी है बिट, फिर 4 बिट मिलेंगे तो एक निब्बल बन जाएगा, 8 बिट मिलेंगे तो एक बाइट बन जाएगा। अब 1024 बाइट मिलेंगे तो एक केबी यानी किलोबाइट बन जाएगा। यानी 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। हम बोलते हैं ना केबी, कितने केबी, तो 1024 बाइट मिलकर एक केबी बनाते हैं। केबी की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट। अब 1024 केबी मिलकर एक एमबी बनाते हैं, यानी एक मेगाबाइट बनाते हैं। फिर 1024 एमबी मिलकर एक जीबी बनाएंगे, यानी गीगाबाइट बनाएंगे। और 1024 जीबी मिलकर एक टीबी बनाएंगे, यानी टेराबाइट बनाएंगे। फिर 1024 टेराबाइट मिलकर एक पीबी यानी पेंटाबाइट बनाएंगे। यहाँ तक लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे की बात करें तो पेंटाबाइट के बाद में एक्साबाइट आता है, एक्साबाइट के बाद में जेटाबाइट आता है, और सबसे बड़ी आती है योटाबाइट, यानी वाई सबसे बड़ी है, योटाबाइट जेटाबाइट से भी बड़ी है। यानी 1024 जेटाबाइट मिलेंगे तो एक योटाबाइट बनेगा। इनका याद करने का क्रम आप याद रखना। देखो शुरू वाले 3 4 तो अपने आप याद रह जाएंगे। सबसे छोटी इकाई बिट, फिर 4 बिट मिलेंगे तो एक निब्बल, 8 बिट मिलेंगे तो एक बाइट। यहाँ तक तो सबको याद है। अब 1024 वाला रेशियो चलता है इसमें, तो 1024 बाइट्स मिलेंगे तो क्या बनता है, एक केबी बनता है। मोबाइल में होते हैं ना, नेट चलता है कितने केबी में चल रहा है, तो एक केबी। फिर केबी के बाद में एमबी आती है, तो 1024 में क्या बन जाएगी, एक एमबी बन जाएगी। एमबी के बाद में होती है जीबी मोबाइल में, तो 1024 एमबी मिलकर एक जीबी बनाते हैं। यानी केबी, एमबी और जीबी में तो किसी की कोई दिक्कत नहीं है। अब बचे लास्ट वाले 4। अब टेराबाइट हो गए, तब जीबी तक अपन को पता है, तो 1024 जीबी मिलकर क्या बनाएंगे, टेराबाइट बनाएंगे। याद रखना 1024 जीबी मिलकर क्या बनाएंगे, टेराबाइट बनाएंगे। अब टेराबाइट से पेंटाबाइट बनता है। फिर इन तीनों को तो आप ऐसे ही याद रख लो। इसमें सबसे पहले एक्स वाला आता है, एक्साबाइट, यानी एक्स पहले आता है, बाद में जेड और लास्ट में आता है वाई। यानी एक्स और जेड लास्ट में नहीं आता, एक्स पहले आता है, वाई एक्स सबसे पहले आता है, वाई जेड बाद में आता है, और वाई सबसे लास्ट में आता नहीं है। एक्स जेड वाई यानी बीच वाला अंक लास्ट में आता है। इन तीनों को ऐसे याद रख लेना, एक्साबाइट, जेटोबाइट और योटाबाइट। रही बात टेराबाइट और पेंटाबाइट की, तो टेराबाइट को याद रख लो, पेंटाबाइट को याद रख लो। यानी एक बिट, 4 बिट मिलकर एक निब्बल, 8 बिट मिलकर एक बाइट, बाइट किलोबाइट, किलोबाइट एमबी मेगाबाइट, मेगाबाइट गीगाबाइट, गीगाबाइट टेराबाइट, टेराबाइट मिलकर पेंटा, फिर एक्सा, फिर जेटा और फिर योटाबाइट। समझ के होंगे। अब देखो सबसे ज़्यादा संग्रहण क्षमता किसकी होती है, हार्ड डिस्क की होती है। हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकता है 256 टेराबाइट तक, यानी सबसे ज़्यादा किसकी है, हार्ड डिस्क की है। और सबसे कम किसकी है, फ्लॉपी डिस्क की है। कितनी है, 1.44 MB से भी कम। यानी हार्ड डिस्क कितना सेव कर सकती है, 256 टेराबाइट तक, और फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB सबसे कम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दशमलव संख्या 25 का बाइनरी रूप क्या होगा। ऐसी क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी देख लो दशमलव संख्या 25 का बाइनरी रूप क्या होगा। ये क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा बाइनरी नंबर को समझते हैं। आप याद रखना बाइनरी अंक, अंक तो क्या होते हैं, बाइनरी अंक 0 और 1 होते हैं। बाइनरी का आधार कितना होता है ये याद रखना, पूछा जा सकता है। बाइनरी का अंक तो कितने होते हैं, 0 और 1। बाइनरी का आधार क्या होता है, 2। ऑक्टल यानी 8, ऑक्टल का आधार क्या होता है, 8 होता है। अंक होते हैं 0 से 7 तक। और डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव का आधार कितना होता है, 10 होता है, यानी 0 से 9। और हेक्साडेसिमल का आधार होता है 16। आप इन आधार को याद रखना। देखो बाइनरी का आधार कितना है, 2, ऑक्टल का आधार कितना है, 8, डेसिमल का आधार कितना है, 10, और हेक्साडेसिमल का आधार कितना है, 16। ये पूछे जा सकते हैं। तो बाइनरी का आधार पूछा जाता है कई बार, कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी में अंक कौन से होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल का आधार 8, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें दशमलव यानी डेसिमल को बाइनरी रूप में बदलवाया गया है। तो 25 है, 25 को अपन बदलते हैं, तो 25 में अपन बाइनरी का आधार होता है 2, तो 2 का भाग देते हैं, तो कितनी बार गया, 12 बार गया। कितने बच गए, 1 बच गए। फिर 12 में 2 का दिया, कितनी बार गया, 6 बार गए, यानी पूरा पूरा भाग गया। फिर 2 का दिया, कितने बचे, 3, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा था। फिर 2 का दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया और 1 बच गया। जब ये भाग पूरा हो जाए तो इसको उल्टा लिख देते हैं, यानी सबसे नीचे कितना शेषफल बचा, 1, फिर 1, फिर 0 0, फिर 1। तो दशमलव संख्या 25 का बाइनरी रूप क्या हो गया, 11001। तो कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए।
जब भी बाइनरी रूप बदलवाया जाए तो इसमें आपको 2 का भाग देना है और जो शेषफल बचे उन सबको उल्टा करके लिख देना है। यानी 25 में 2 का भाग दिया, 12 बार गया तो ये इधर आ गया, कितने बचे 1, 12 में 2 का दिया 6, 0 बार शेषफल बचे, 6 में 2 का दिया 0 शेषफल, 3 बार गया, 2 का 3 में दिया 1 पर 1 शेषफल बचा था, फिर 1 नीचे अपने आप बच गया। जब 1 आ जाए तो सब उसको उल्टा लिख दो, तो 11001 बाइनरी रूप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू का भाग होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का भाग होता है, रजिस्टर सीपीयू की मेमोरी होती है, और रैम कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, रैम सीपीयू का भाग नहीं है। आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा सीपीयू को समझते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म देखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कई बार पूछी जाती है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह सभी गणनाएं करता है, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य डेटा को प्रोसेस करना होता है। यानी सीपीयू का क्या काम है? ये सभी गणनाएं करता है, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य डेटा को प्रोसेस करना होता है। यह मुख्य मेमोरी रैम से निर्देश प्राप्त करता है। यानी सीपीयू किससे निर्देश प्राप्त करता है? रैम से करता है। सीपीयू इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी से डेटा का आदान प्रदान करता है। अब देखो, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? पूछा जाता है कई बार कि सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है, तो सीपीयू की गति को GHz यानी गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। यानी सीपीयू की गति को गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के प्रमुख कार्य करता है, जैसे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ये भी याद रखना, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये तीनों कार्य किसके हैं? सीपीयू के हैं। अब सीपीयू के मुख्य घटक कौन से, यानी कौन कौन से इसके घटक हैं? तो सीपीयू के 3 घटक होते हैं। पहला है ALU, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों ही, इनमें से एक तो क्वेश्चन आपके पक्का बनेगा। तो देखते हैं पहला ALU। ALU को पहले तो फुल फॉर्म याद करो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी अर्थमेटिक आ रहा है तो यह गणनाएं करता है और तर्क क्रियाएं करता है। ALU क्या करता है? ये गणितीय गणनाएं करता है और तर्क क्रियाएं करता है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, गणनाएं और तर्क क्रियाएं करता है। दूसरा देखो CU की फुल फॉर्म याद कर लो, कंट्रोल यूनिट, यानी ये कंट्रोल करेगा, ये निर्देशों को नियंत्रित करने का काम करेगा, उसको बोलते हैं CU यानी कंट्रोल यूनिट। तीसरा देखो रजिस्टर क्या होती है? ये सीपीयू की मेमोरी होती है। ये अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है, छोटी मेमोरी होती है तो अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करती है। देखो, रजिस्टर सीपीयू के अंदर की सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है। इंस्ट्रक्शन और इमीडिएशन डाटा को कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए रखती है। यानी हमने पढ़ा था सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी, जो सीपीयू के नज़दीक होती है। लेकिन ये जो रजिस्टर मेमोरी है ये तो सीपीयू के अंदर ही होती है, तो ये रजिस्टर मेमोरी उस कैश मेमोरी से भी तेज़ होती है। यानी कि रजिस्टर मेमोरी का ना ऑप्शन आए तो सबसे तेज़ कौन सी होती है? रजिस्टर होती है, उसके बाद कैश मेमोरी का नंबर आएगा। अब तीनों देख लो दोबारा, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट गणनाएं और तर्क क्रियाएं करता है, CU कंट्रोल यूनिट निर्देशों को नियंत्रित करता है, रजिस्टर अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है। आगे चलते हैं। अब देखो MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यानी कंप्यूटर की गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। यानी कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। वो सीपीयू की गति थी जिसको गीगाहर्ट्ज में मापा जा रहा था, लेकिन कंप्यूटर की गति को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट देखो, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू होता है। तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? हम पढ़ चुके हैं कि इंटेल कंपनी ने बनाया था। उसका नाम था इंटेल 4004, 1971 में बनाया गया था। लेकिन उस कंपनी का इंजीनियर कौन था? उस कंपनी का इंजीनियर था सर टेड होप। यानी विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर टेड होप इंटेल कंपनी के इंजीनियर, जिन्होंने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 डिज़ाइन किया, इसलिए इन्हें सीपीयू का जनक कहते हैं। पूछ सकते हैं सीपीयू का जनक कौन है? तो टेड होप। यानी सीपीयू का जनक कौन है? टेड होप है। कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? इंटेल 4004, इंटेल कंपनी ने बनाया 1971 में। जनक कौन है? टेड होप। अब बात करते हैं भारत का पहला सीपीयू। भारत के पहले सीपीयू का क्या नाम है? शक्ति। किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। यह भारत में विकसित पहला स्वदेशी प्रोसेसर था। यानी भारत में विकसित पहला स्वदेशी प्रोसेसर कौन सा था? ये था शक्ति। किसने
विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। याद रखना, भारत का पहला सीपीयू या प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32, सीपीयू निर्देशों को कैसे प्रोसेस करता है? हमने अभी पढ़ा, सीपीयू फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू सबसे पहले फेच करेगा डाटा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। याद रखना, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। क्वेश्चन नंबर 33, एएलयू का क्या कार्य है? एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या करता है? ये गणनाएं करता है और तर्क क्रियाएं करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, सीपीयू को निर्देश कहाँ से मिलते हैं? सीपीयू निर्देश कहाँ से लेता है? सीपीयू रैम से निर्देश लेता है। क्वेश्चन नंबर 35, सीपीयू का कौन सा भाग अस्थायी डाटा संग्रहित करता है? यानी सीपीयू की मेमोरी पूछी है तो कौन सी है? रजिस्टर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? कंट्रोल यानी कंट्रोल करना, निर्देशों को नियंत्रित करना। यानी कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? निर्देशों को नियंत्रित करना। आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आज एनएचएम की एग्ज़ाम हुई उसमें पूछे गए थे, जो हमने पढ़ रखे हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं, इजी ही आने हैं, बस आपको विश्वास बनाए रखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सही करना है। देखो 121 का क्वेश्चन है, असेंबलर बदलता है। हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि असेंबलर क्या करता है। असेंबलर असेंबली भाषा को किस में बदलता है? ये जिसने भी पेपर किया है उसने गलत किया है। देखो, असेंबलर भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में बदलता है, ये नहीं बदलता। असेंबलर क्या करता है? यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। असेंबलर बदलता है, यह असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। ये जो भी है इसने गलत आंसर किया था। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। 114 का क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? हमने आज ही पढ़ी थी। आउटपुट डिवाइस कौन सी? स्पीकर, प्रिंटर, हेडफोन तीनों के हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। कौन सी नहीं है? कीबोर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112 का पूछा गया, कंप्यूटर प्रणाली में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी रैम क्या करती है? देखो, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? नहीं, रैम तो अस्थायी मेमोरी है। बूट लोडर प्रोग्राम यानी बायोस किस में रहता है? रोम में रहता है, ये भी कट गया। ऑपरेटिंग सिस्टम को संग्रहित करता है? नहीं। देखो, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जब कंप्यूटर काम कर रहा हो, यानी रैम अस्थायी मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का पूछा गया था, मोडेम का मुख्य कार्य क्या है? हमने ये प्रश्न के माध्यम से समझा था कि मोडेम क्या करता है। एक नेटवर्क है जो सूचनाएं लेता है और देता है। तो इसमें देखो, डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलने का कार्य करता है। यानी डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में बदलने का कार्य मोडेम का है। ये क्वेश्चन आज पूछे गए थे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाने हैं और इन्हीं में से आने हैं। आपको एक क्वेश्चन तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का आना है, एक ये कंपाइलर असेंबलर इनका आना है, एक सॉफ्टवेयर का आना है, एक सामान्य परिचय और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल से कोई प्रश्न आना है आपके। आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। मैं आशा करता हूँ आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लोगे। आज की क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना आप। आज हमने स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू को अच्छी तरह से जानने का प्रयास किया है। विश्वास के साथ आप तैयारी करते रहें, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।